हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिजर्स पे। तो आज हम लोग BHU MA इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2016 के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो ये पहला पार्ट होगा, उसके बाद सेकंड पार्ट में और क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूजिंग कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यानी गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण में साम्य की शर्त को इस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड क्या है करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, द ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी अज्यूम दैट यूटिलिटी डिराइव आउटपुट डिफरेंट कमोडिटीज़ कैन बी। तो उसमें सेकंड का ऑप्शन क्या हो जाएगा थर्ड, यानी ऑर्डिनल यूटिलिटी में जो हम यूटिलिटी किस में मेज़र करते हैं, आपके रैंक्स में मेज़र करते हैं। उपयोगिता का क्रमवाचक माप यह मान्यता लेकर चलता है कि विभिन्न वस्तुओं के प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता की, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका केवल प्राप्त होने वाली उपयोगिता के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द फैक्ट दैट ईच वांट इज साइटेबल गिव्स राइज टू। तो इसमें जाएगा थर्ड का फर्स्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से होता है। यह तथ्य प्रत्येक आवश्यकता की संतुष्टि किया जा सकता है जन्म देती है किसको, सीमांत उपयोगिता हाश नियम को। द जीरो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी ऑफ फॉर कंज्यूमर इम्प्लाइज दैट। तो फोर्थ का आपका हो जाएगा फोर्थ, कंज्यूमर नो लॉन्गर वांट्स टू एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, यह उपभोक्ता के लिए शून्य सीमांत उपयोगिता का अर्थ है उपभोक्ता अब वस्तु को की जो अतिरिक्त इकाई की इच्छा नहीं करता है। ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व गिव्स, तो क्या बताता है, तो इसका हो जाएगा सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, एक उदासीन वक्र पर सभी संयोग देता है क्या, आपके संतुष्टि का समान स्तर। इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द ओरिजिन बिकॉज ऑफ, तो किसकी वजह से होता है आपका, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा थर्ड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आप देख सकते हैं इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये हमें देखेगा कि क्या होता है, डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखने के लिए मिलता है। यानी उदासीन वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नत्योदर होने का कारण क्या है, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। इनकम कंजप्शन कर्व इज अ लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिजल्टिंग व्हेन। तो सातवें का आपका हो जाएगा चौथा, क्या होता है आपका, कंज्यूमर्स इनकम वैरिड। ठीक है, प्राइस पे इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ पर कंज्यूमर जो इनकम होता है वो वैरी करता है। आय उपभोग वक्र उपभोक्ता के साम्य के उन बिंदुओं को मिलान करने वाली रेखा है जब उपभोक्ता के आय में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन, किसकी वजह से होता है, तो आठवें का आपका हो जाएगा रिलेटिव प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, यहाँ पर प्रतिस्थापन प्रभाव निम्नलिखित में से क्यों होता है, तो आप लोग याद रखिएगा वस्तुओं की तुलनात्मक कीमत की वजह से। इन ऑर्डर टू जनरेट वेरी स्ट्रॉन्ग निगेटिव इनकम इफेक्ट द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ कमोडिटी शुड बी। तो 9 का हो जाएगा आपका वेरी लार्ज। ठीक है, 9 का फर्स्ट हो जाएगा, यानी बहुत अधिक ऋणात्मक आय को उत्पन्न करने हेतु किस वस्तु का आय का भाग खर्च किया जाना चाहिए, तो आप लोग याद रखिएगा बहुत अधिक। साइट्रस पैरेबस क्लॉज इन द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट मीन, इसका मतलब क्या नहीं होता है, तो द प्राइस ऑफ कमोडिटी डज नॉट चेंज। ठीक है, ये नहीं होता है, यानी इसका मतलब हो जाएगा साइट्रस पैरेबस क्लॉज जो होता है डिमांड डज नॉट मीन, इसका मतलब क्या नहीं होता है, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी डज नॉट चेंज। मांग के नियम में अन्य बातें समान रहे मान्यता से अर्थ नहीं है, तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होता है, इसका अर्थ नहीं है। ठीक है, 11th क्वेश्चन देख लेते हैं, द चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन रिजल्टिंग टू द हॉट वेदर प्राइजेस रिमेन्स द सेम वुड कॉज अ कंज्यूमर कोल्ड ड्रिंक। तो 11th का आपका हो जाएगा सेकंड, यानी मूव टुवर्ड्स द हायर डिमांड कर्व। मौसम के परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुई गर्म मौसम में कीमत समान रखने पर ठंडे पेय के उपभोक्ता में प्रेरित करता है आपका, तो ये जाएगा ऊंचे मांग वक्र पर जाने के लिए। सिचुएशन वेयर इनकम ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी में इंक्रीजेज द क्वांटिटी डिमांड में बी ड्यू टू, क्या हो जाएगा, तो 12वें का आपका हो जाएगा चौथा, यानी फर्स्ट एंड सेकंड, यानी ये डिमांड को फॉलो नहीं करेगा, फिर आपका सेकंड और थर्ड को ही ये फॉलो करेगा। यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ द फर्दर राइज इन प्राइस, ये सही होगा, और बेटर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट।
वह स्थिति जहां कीमत में वृद्धि मांगी जाने वाली मात्रा से में वृद्धि ला सकती है निम्न में से कारण होती है। तो इसका हो जाएगा आपका सेकेंड एंड थर्ड, यानी मांग, कीमतों में वृद्धि की प्रत्याशाओं और उत्पाद की अच्छी कीमत। इफ there is no change in the quantity of the food sold even when the price had fallen, we would know that। तो क्या हो जाएगा 13 का आपका 3 वाला, ठीक है, क्या हो जाएगा परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाएगा। कीमत में कमी के बावजूद अगर भोजन की मांगी जाने वाली मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मांग पूर्णतः क्या है, वलोचदार है। प्राइस जो आपका है वो ₹6 to 4 हो जा रहा है, क्वांटिटी डिमांड जो हो रहा है चेंज हो रहा है 3 से 8 तक, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, तो 14वें का उत्तर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला। इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q से करेंगे, ठीक है। आप इससे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 5। कीमत 6 रुपये में परिवर्तित होकर 4 रुपये हो जाती है, जहाँ पर मांग वाली मात्रा 3 से परिवर्तित होकर 8 हो जाती है, तो मांग की लोच क्या होता है आपका 5 होता है। At the price of 3 per unit consumer A and B, the demand A 8 unit of commodity X each, the market demand for the commodity is, तो 15 का आपका हो जाएगा 416, ठीक है। When the demand curve is rectangular hyperbola, इसका मतलब क्या है, it represent, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो 16 का हो जाता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को ये शो करता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर होता है तो यूनिटरी इलास्टिक को क्या करता है, शो करता है। यहाँ पर देखिए ये रेक्टेंगल्स बन रहा है ना, यानी इकाई के बराबर लोचदार मांग होगी। इन केस ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व ऑफ द प्रोडक्ट, एवरेज रेवेन्यू क्या हो जाएगा, उसके साथ क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। 17 का आपका हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर आपका AR होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व बोलते हैं। तो इससे क्या करता है, ये डिमांड कर्व क्या होती है, कोइंसाइड करती है आपके एवरेज रेवेन्यू कर्व के, यानी किसी वस्तु के नीचे और ढालू मांग वक्र के संदर्भ में औसत आय वक्र क्या होती है, उसके बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ गुड X विथ रेफरेंस टू द प्राइस ऑफ गुड Y बीइंग नेगेटिव मीन्स, तो किस में नेगेटिव होता है, तो याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री के केस में आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। नेगेटिव कैसे होता है आपका, जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है आपकी, घटती है। यानी अगर मान लीजिए कि आप कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते हैं तो कार आप ले लीजिए और आप पेट्रोल ले लीजिए, ठीक है। पेट्रोल लीजिए, कार की प्राइस बढ़ी तो पेट्रोल की डिमांड आप क्या करोगे, कम करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डिमांड घट गई, तो ये आपका क्या होता है, निगेटिव शो करता है। पर आप सब्स्टिट्यूट के केस में देखोगे, यानी आप मान लीजिए कि एप्पल है और आपका क्या है, बनाना है, ठीक है। अब एप्पल का जो है प्राइस बढ़ता है तो आप डिमांड किसकी करने लगते हो, बनाना की। तो यानी सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होता है, पॉजिटिव होता है क्रॉस इलास्टिसिटी, और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर सेकेंड। यहाँ पर Y वस्तु की कमी के संदर्भ में X वस्तु की तिरछी लोच ऋणात्मक होने का मतलब आपका तात्पर्य है X एंड जो Y है आपका क्या है, एक दूसरे से पूरक वस्तु हैं। 19वां देख लेते हैं। When the proportional change in input combination cause proportionate change in output, return to scale is said to be exhibit। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 19 का क्या होता है, ऑल ऑफ एबव होना चाहिए, पर यहाँ पर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल आंसर की में दिया हुआ है। व्हेन द प्रोपोर्शन चेंज इन इनपुट, प्रोपोर्शन चेंज इन आउटपुट, द रिटर्न ऑफ द स्केल सेट टू भी क्या होगा, कांस्टेंट बोल रहा है, ओके। पर यहाँ पर आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब कुछ हो जाना चाहिए, पर आंसर तो आपका थर्ड है। फिर भी थर्ड को मान के चलिए। जब आगत संयोग में अनुपात परिवर्तन निर्गत संयोग में अनुपात परिवर्तन लाता है तो पैमाना प्रतिफल जो उत्पाद होता है वो क्या होता है आपका, स्थिर प्रतिफल होता है। डिफरेंस बिटवीन एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है आपका, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी फॉर्मूला है AC इक्वल्स टू आता है आपका AVC और प्लस आपका AFC। इन इंक्रीज इन फर्म फिक्स्ड कॉस्ट विल, तो क्या हो जाएगा आपका 21वें का चौथा, ठीक है। चेंज इन टोटल कॉस्ट बट नॉट मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। यानी कुल लागत में परिवर्तन
न कि सीमांत लागत में। सीमांत लागत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पर कुल लागत में आपके परिवर्तन होगा। एक्सपेंशन पाथ इज अ लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रिजल्टिंग व्हेन। तो एक्सपेंशन पाथ क्या होता है, तो आपका 22 का हो जाएगा थर्ड वाला। मनी आउटले ऑफ द एंटरप्रेन्योर इज वेरीड। यहाँ पर आपका मनी आउटले क्या करता है, वेरी करता है। प्रसार पथ उत्पाद के साम्य बिंदु को मिलने वाला पथ है जो कि उत्पन्न होता है जब, कब उत्पन्न होता है, तो जो आपका 22वां है, 22वें का हो जाएगा थर्ड। उद्यमी द्वारा मौद्रिक व्यय में परिवर्तन किया जाता है। व्हेन द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, तो कौन सा फॉर्मूला नहीं है आपका मार्जिनल कॉस्ट का, तो इसमें जाएगा 23 का फोर्थ, यानी MC/TFC ये नहीं है। और सब जितने भी फार्मूला इसमें लिखे हुए हैं सारे इसमें फार्मूला हैं आपके मार्जिनल कॉस्ट के। द स्लोप ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन टू एनी पॉइंट ऑन अ टोटल रेवेन्यू कर्व शोज क्या बताता है, तो 24वें का आपका है फोर्थ वाला, क्या बताता है, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी आपका प्राइस पर यूनिट बताता है, एंड क्या बताता है, एवरेज रेवेन्यू बताता है। द आइसोकॉन्ट कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, 25वां का हो जाएगा यहाँ पर थर्ड वाला, ठीक है। डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या पढ़ते हैं, MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंडिफरेंस कर्व में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। और अगर हम आपके आइसोक्वांट की बात करें तो आइसोक्वांट में हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा डिक्रीजिंग आपका क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होता है। यानी समुत्पत्ति वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होने का पर्याय आपका क्या है, तो तकनीकी जो आपका प्रतिस्थापन सीमांत दर क्या होता है, घटता है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज, तो इसमें क्या हो जाएगा 26वें का सेकेंड वाला, व्हाट इट कैन अर्न टू नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यही होता है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, यानी किसी उत्पाद के साधन की औसत लागत वह श्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग से में क्या अर्जित किया जा सकता है, ये होता है। व्हाट इज़ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग द लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व, तो 27वें का आपका हो जाएगा चौथा हो जाएगा, 27वें का आपका हो जाएगा चौथा, यानी ABC इसमें सब सही है। अब है क्या देख लेते हैं, इट इज़ द लीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच लेवल ऑफ आउटपुट। ये आपका क्या होता है, जो इन्वेलप आपका होता है SAC का, एंड LAC इज U शेप, ठीक है। U शेप में हमेशा होता है आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तीनों चीज़ें इसमें सही हैं। दीर्घ लागत वक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है, तो इसमें जो है तीनों जो करेक्ट है क्या है, उत्पादन में प्रत्येक स्तर में उत्पादित करने का न्यूनतम लागत। दीर्घ लागत वक्र अल्पकालीन लागत के वक्रों के समाहित करने वाला वक्र होता है, और ये क्या होता है आपकी U आकृति का होता है, ठीक है। तो यानी तीनों सही है। गिवन दैट कॉस्ट कंडीशन आर सेम इन मोनोपोली प्राइस डैश द आउटपुट इज द डैश कंपेयर टू द परफेक्ट कंपटीशन, तो यहाँ पर हो जाएगा 28वें का आपका तीसरा वाला, हायर एंड लोअर होगा, ठीक है। यानी गिवन कंडीशन कॉस्ट कंडीशन आर सेम, द मोनोपोली प्राइस हायर एंड आउटपुट इज लोअर एज कम्पेयर टू द परफेक्ट कंपटीशन। यानी आपका क्या होता है, प्राइस हायर रखते हैं पर आउटपुट अपना कम रखते हैं। यानी समान लागत दशाएं दी हुई होने पर पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में एकाधिकारी की जो कीमत होती है वो आपकी क्या होती है, ऊंची होती है, और लोअर होती है उसका क्या, आउटपुट। ओलिगोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर, तो 29वें का आपका हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है, फ्यू सेलर्स एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट आपका अवेलेबल होता है, ठीक है। यानी अल्पाधिकारी बाजार की दशा क्या होती है आपकी, फ्यू सेलर्स एंड जो इसमें कुछ फर्में निकट स्थापन्न वस्तुओं का उत्पाद करती है। द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल ऑफ इंडिटरमिनेट अंडर, तो हम लोग इसके अंतर्गत ये देखते हैं, तो चैम्बरलिंग जो आपका है ओलिगोपोली मॉडल के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, ठीक है। साम्य अस्थिर निर्धारणीय होता है किसके अंतर्गत, चैम्बरलिन के आपके अल्पाधिकारी मॉडल में। परफेक्ट कंपटीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इसमें एक्सेप्ट पूछा है, तो इसमें हो जाएगा कंसाइडरेबल एडवर्टाइजिंग बाय इंडिविजुअल फॉर्म, यानी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, बट और भी जो चीज़ें हैं वो क्या आपकी है, सही है। यानी पूर्व प्रतियोगिता जो निम्नलिखित में से सभी में संबंधित है सिवाय किसके, तो एडवर्टाइजमेंट जो आपका यहाँ पर नहीं होता है। एडवर्टाइजमेंट में हम लोग किस में देखते हैं, मोनोपोली
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखते हैं। 32वें का देख लेते हैं। प्योर मोनोपोली मीन्स क्या होता है। 32 का आपका हो जाएगा थर्ड वाला, सिंगल फर्म प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट फॉर विच देर इज़ अ नो क्लोज सब्सटीट्यूट, यानी एक जो फर्म होती है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, उसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है। विशुद्ध एकाधिकारी का तात्पर्य है एक व्यक्तिगत फर्म जो कि ऐसी वस्तु उत्पाद कर रही है जिसे निकट स्थापन नहीं है। एक्सेस कैपेसिटी इज़ नॉट फाउंड अंडर, तो एक्सेस कैपेसिटी इसके अंतर्गत फाउंड नहीं होती है। तो याद रखिएगा आपके परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंतर्गत जो है एक्सेस कैपेसिटी जो होती है फाउंड नहीं होती है, यानी अतिरिक्त उत्पादन क्षमता नहीं पाई जाती है किसके अंतर्गत, तो परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत। द प्योरली कॉम्पिटिटिव सेलर एडवांटेज एवरेज रेवेन्यू कर्व कोइंसाइड विथ, तो किसके साथ आपका कोइंसाइड करता है, डिमांड कर्व एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। आप देख सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इक्वल्स टू AR होता है और आपके MR के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। यानी एक विशुद्ध प्रतियोगी विक्रेता का औसत आय वक्र समान होता है किसके, आपके मांग सीमांत आय के वक्र के। द मोनोपोलिस्टिकली द कॉम्पिटिटिव सेलर डिमांड कर्व विल डिमांड मोर इलास्टिक द, तो 35 का आपका हो जाएगा फर्स्ट, द लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स होते हैं। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता विक्रेता का मांग वक्र अधिक विलोचदार जो होगी वो क्या होता है इसमें, प्रतियोगिता की जो संख्या, प्रतियोगियों की जो संख्या होती है वो अधिक होने पर। ठीक है, द प्राइस एंड क्वांटिटी फिक्सिंग एग्रीमेंट इज नोन एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस और क्वांटिटी फिक्स करा जाता है तो कौन सा एग्रीमेंट होता है, तो कोलूजन होता है। ठीक है, इन लॉन्ग रन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन द प्राइस ऑफ द फैक्टर इज इक्वल्स टू, लॉन्ग रन में अगर हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करें तो आपका जो प्राइस होता है किसके बराबर होगा, तो याद रखिएगा 37 का आपका हो जाएगा C वाला। ठीक है, यहाँ पर आपके MRP और ARP के बराबर होता है, यानी दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता किस साधन की कीमत के बराबर होता है, तो यानी सीमांत आगम उत्पादक और आपके औसत आगम उत्पादकता के बराबर होती है। द कॉज ऑफ डिफरेंशिएट रेंट इज एक्सप्लेन्ड बाय, तो क्या होता है इसका आंसर, डेविड रिकार्डो ने बताया है। ठीक है, डिफरेंशियल जो रेंट का कॉन्सेप्ट दिया है, कॉज एक्सप्लेन किया किसके द्वारा, डेविड रिकार्डो। द विभेदात्मक लगान के कारणों की व्याख्या निम्न में से किसके द्वारा की गई है, तो डेविड रिकार्डो। इन लॉन्ग रन द क्वासी रेंट विल बी, क्या होगा आपका लॉन्ग रन में क्वासी रेंट, तो 39 का आपका हो जाएगा 0। लॉन्ग रन में 0 होता है क्योंकि आभासी कर जो होती है वो आपकी जो दीर्घकाल होती है उसी में पाई जाती है, तो आभास जो लगान होता है वो आपका 0 होगा लॉन्ग रन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिटर्मिनेंट ऑफ द फैक्टर डिमांड, कौन सा नहीं होगा, तो वर्क लेजेस जो आपका होता है वो आपका नॉट डिटर्मिनेंट है आपके फैक्टर डिमांड की, जबकि डिराइव्ड डिमांड, प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी दीज आर द पार्ट ऑफ द फैक्टर डिमांड। निम्नलिखित में से कौन सा साधन मांग का एक निर्धारक नहीं है, तो वर्क लेजर जो है वो इसका निर्धारक नहीं है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट डिफाइन एज, किससे डिफाइन करते हैं, तो 41 का आपका हो जाएगा सेकंड, MPP इंटू क्या करते हैं हम लोग AR से। ठीक है, द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एज, उसको हम लोग कैसे क्या बोलते हैं, तो 42 का आपका हो जाएगा रिवार्ड फॉर सेविंग। ठीक है, रिवार्ड फॉर सेविंग हम लोग उसको बोलते हैं बचत के लिए पुरस्कार के रूप में। ठीक है, परंपरागत जो सिद्धांत है ब्याज का उसको हम लोग जो है बचत के पुरस्कार के रूप में कहते हैं। द नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, तो किसके बराबर होता है, तो 43 का आपका हो जाएगा सेकंड वाला, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस क्या करते हैं हम लोग, इम्प्लिसिट कॉस्ट को कर देते हैं, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आता है। ठीक है, यानी शुद्ध लाभ बराबर होता है आपके कुल लाभ माइनस आपके अव्यक्त जो लागतें होती है। अंडर द कंडीशन ऑफ मोनोप्सोनमी द लेबर मार्केट द ट्रेड यूनियन कैन सक्सीड टू अचीव हायर वेज रेट, तो 44 का आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, यहाँ पर 44 का यहाँ पर फर्स्ट वाला नहीं होगा, यहाँ पर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पर विदाउट डिक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, विदाउट इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, विदाउट अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये हमारा होता है ना, तो इसी वजह से यहाँ पर 44 का हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। यानी श्रम बाजार में एकाधिकारी की स्थिति में श्रम संघ ऊंची मजदूरी दर प्राप्त करने में सफल हो सकता है तब जब आपका बिना रोजगार में कमी लाए, बिना वृद्धि किए और बिना बेरोजगार बनाए।
ठीक है, यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव होगा। डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव किस पे डिपेंड करता है, तो 45 का आपका हो जाता है थर्ड पे, यानी इनकम पे ये निर्भर होता है। कार्य संपादन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग प्रमुख रूप में से निम्नलिखित स्तर पर निर्भर करती है आपके आय पे, ठीक है, आय पे निर्भर करती है। अज्यूम द रिजर्व रिक्वायरमेंट 20%, द बैंक इनिशियली हैज नो एक्सेस रिजर्व, 10,000 कैश इज डिपॉजिटेड इन द बैंक, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द बैंक कैन इंक्रीज द लोन। तो कितना कर सकता है, तो 46 का आपका हो जाएगा सेकेंड वाला, ठीक है। यानी मान लीजिए कि रिजर्व अनिर्वाय 20% है, यदि किसी बैंक के पास प्रारंभिक अतिरेक जो रिजर्व नहीं है और 10,000 रुपये नगद जमा होता है, तो बैंक पे ऋण कितना बढ़ सकता है, तो 8,000 रुपये। केनीशियन मॉडल ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी विल लीड टू, तो 47 का आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मोर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी मतलब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, इन्वेस्टमेंट हम ज़्यादा करेंगे। केनीशियन प्रारूप में प्रसारवादी मौद्रिक नीति का असर निम्नलिखित में से होगा, आपके ब्याज के दर में कमी और अधिक निवेश। Which of the following will most likely occur in the economy if more money is demanded than supplied? तो 48 का आपका हो जाएगा सेकेंड वाला, ठीक है। इंटरेस्ट रेट विल बी इंक्रीजिंग, यानी एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आपका मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति से अधिक है, तो निम्नलिखित में से किस में होने का संभावना होता है, तो आपका 48 का सेकेंड वाला, यानी ब्याज दर में क्या हो जाएगा, आपके वृद्धि हो जाएगी। In the country, the bank changes 10% interest on all loans if the general price level has been increasing at the rate of 4% per year. The real rate of interest in the country is, तो 49 का आपका हो जाएगा थर्ड वाला। 60 क्या दिया हुआ है, 6%। If the number of people classified as unemployed 2,000 and the number of people classified employed 23,000, what is the unemployment rate? तो अगर हम इसको रेट निकालेंगे तो इसमें आ जाएगा 50 का आपका फर्स्ट वाला 8% हो जाएगा। द डिमांड कर्व फॉर द इन्वेस्टमेंट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, हम जानते हैं कि डिमांड कर्व जो होता है आपका इन्वेस्टमेंट के लिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। व्हेन इट इज़ ग्राफ्ड इट शोज, तो क्या बताएगा, 51 का आपका हो जाएगा थर्ड इन्वेस्टमेंट, और क्या बताता है, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस पे आपका क्या होता है, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पे आपका इन्वेस्टमेंट होता है। निवेश की मांग वक्र के नीचे की ओर गिरती है जब इसे चित्र में के माध्यम से निरूपित किया जाए, तो क्षैतिज अक्ष पर तथा अक्ष जो उदग्र अक्ष पर निर्धारित होता है, तो निवेश और ब्याज दर, ठीक है। The life cycle hypothesis of consumer behavior suggests that people at the various stages of life cycle, तो 52 का आपका हो जाएगा 4, have a different MPC marginal propensity to consume and still consistent with the constant MPC for the economy, यानी फोर्थ वाला आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। 52 का क्या हो जाएगा, फोर्थ। उपभोग के जीवन वक्र परिकल्पना यह बताती है कि लोग अपने जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में, इसमें जो आपका एमपीसी होता है अलग अलग होती है और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक स्थिर एमपीसी के संगत होती है, यानी जो अलग अलग एमपीसीज होती है, ठीक है, पर पूरी अर्थव्यवस्था के आधार पर देखा जाए तो जो आपकी एमपीसी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। 53 का देख लेते हैं। इन इंक्रीजिंग द टोटल प्रोडक्शन रियल जीडीपी कॉज द डिमांड फॉर द मनी टू डैश इंटरेस्ट रेट, तो 53 का आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, दोनों चीज़ें क्या होगी, इंक्रीज करेगी। मनी क्या दिया है, डिमांड फॉर मनी इंक्रीजेज एंड इंटरेस्ट रेट और ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है, दोनों चीज़ें इंक्रीज करेगी, यानी कुल उत्पादक एक वृद्धि के कारण मुद्रा की मांग भी बढ़ेगी और ब्याज दर भी क्या होगी आपकी, बढ़ती है, ठीक है। एज इकोनॉमी नियर फुल कैपेसिटी द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा, 54 का सेकेंड बिकम स्टीपर, यानी अर्थव्यवस्था जैसे जैसे जो आपकी क्षमता होती है वो आपका क्या होता है, पूर्ण क्षमता से निकट पहुंचती है, तो अल्पकालीन जो पूर्ति जो वक्र होता है वो क्या होती है, खड़ी होती जाती है, ठीक है, स्टीप होती जाती है। न्यूट्रलिटी ऑफ मनी रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर, तो आपका 55 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है। इंक्रीज द मनी सप्लाई एंड इवेंचुअली रिजल्ट नो चेंज इन द रियल आउटपुट। न्यूट्रलिटी ऑफ मनी मतलब हम मनी सप्लाई को इंक्रीज करते हैं पर इससे वजह से हमारा आउटपुट नहीं होता है, बदलता है, उसी को बोलते हैं न्यूट्रलिटी ऑफ द मनी।
यानी मुद्रा की तटस्थता एक ऐसी परिस्थिति को सूचित करता है जिसमें मुद्रा की जो पूर्ति होती है वो क्या होती है, प्रभावित होती है, वास्तविक उत्पाद में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। व्हेन द नॉमिनल सप्लाई मनी इंक्रीजेज बाय 10% देन, तो 56 का आपका हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। इसमें हो जाएगा जीडीपी, इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन क्या होता है, इंक्रीज करता है। यदि मुद्रा की पूर्ति 10% की वृद्धि की जाती है तो आपकी जीडीपी जो होगी, निवेश और आपकी उपभोक्ता में क्या होगी, वृद्धि होगी। इफ़ द कंजप्शन कर्व ड्रॉन थ्रू द ओरिजिन, अगर हम कंजप्शन कर्व को ड्रॉ करेंगे ओरिजिन से, तो आपका ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देन ऑटोनॉमस जो आपका कंजप्शन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या हो जाएगा आपका, ज़ीरो हो जाएगा। यदि उपभोक्ता वक्र मूल बिंदु के नीचे खींचा जाता है तो आपका स्वायत्त उपभोक्ता शून्य हो जाता है, ठीक है। सेंट्रल बैंक सेल बॉन्ड श्रिंक द मनी सप्लाई, द गवर्नमेंट डिक्रीजेज स्पेंडिंग देन, तो 58 का आपका हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। प्रोडक्शन विल डिक्रीजेज एंड इन्वेस्टमेंट विल राइज और फॉल, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया और इन्वेस्टमेंट राइज हो जाएगी। 58 का आपका हो जाएगा सेकंड। यदि मुद्रा की पूर्ति में कमी लाने के लिए केंद्रीय बैंक बॉन्ड बेचती है और तथा सरकार द्वारा व्यय में कम किया जाता है तो उसमें क्या होता है आपका, तो 58 का सेकंड, यानी उत्पादन में क्या होती है आपकी, वृद्धि होगी, जबकि निवेश क्या हो जाएगा, घटेगा या फिर बढ़ सकता है। इफ़ द इक्विलिब्रियम आउटपुट इंडिकेट बाई the equilibrium output indicated by ISLM model above the level of consistent with the Nehru, all the following are true except sure thing thought the difference between movement along the curve and movement of the curve, तो इसमें हो जाएगा 59 का आपका थर्ड। LM will shift left thereby implying the AD also shift to the left, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा थर्ड वाला। 60 का अगर हम आंसर देख लेते हैं तो आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चंस को। 60 का आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसमें क्या होगा, इंक्रीज हिज कंजप्शन ईयरली अप्रॉक्सीमेटली 300 स्लाइटली मोर देन स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। सॉरी, इसका थर्ड वाला है। अब लोग नेक्स्ट जो है 60 के बाद के जितने क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।